इसका मतलब वायर 1 और 2 में अगर मुझे वेव स्पीड का रेशियो चाहिए तो v1 डिवाइड बाई v2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 डिवाइड बाई μ1 डिवाइड बाई t2 डिवाइड बाई μ2। अब ये क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है और अपने दिल को मजबूत रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि बच्चे कई बार घबरा जाते हैं और पता नहीं क्या क्या पूछ रखा है, तो एडवांस में उनका गिव अप हो जाता है। लेकिन जेई मेन के लिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है स्ट्रिंग वेव से है और इसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का भी लगेगा। इसको आप एडवांस या एडवांस प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन मान सकते हैं। जेई मेन में इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन फिर भी जैसे इसका एक पार्ट जेई मेन में आ सकता है, तो जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस पे फोकस कर रहे हैं, वो एडवांस के लिहाज से भी इस क्वेश्चन को देखें। और जो बच्चे जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल सिर्फ जेई मेन पे फोकस है, वो इसके एक एक पार्ट पे ध्यान दें, क्योंकि एक आध छोटा छोटा पार्ट इसका बन के आ सकता है। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर लिहाज से। सो यू आर गिवन ए रॉड ऑफ लेंथ 0.3 मीटर हैविंग वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी फ्रॉम ए टू बी, lambda is equal to lambda naught x, where lambda naught is 100 kilogram per meter square. It is suspended by two light strings of same length. Ratio of their linear mass density is 2:9. देखिए यहाँ पर अपने को कुछ दे रखा है, μ1 डिवाइड बाई μ2, रेशियो ऑफ लीनियर मास डेंसिटी विच इज μ1 बाई μ2, इट इज 2 डिवाइडेड बाई 9, कहीं ना कहीं काम में लेंगे। उसके अलावा रॉड की टोटल लेंथ आपको दे रखी है, लैम्डा नोट दे रखा है। तो सबसे पहले देखो हम लोग पता करते हैं कि जो रॉड है इसका सेंटर मास कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग सेंटर मास पे इसका सारा मास अज्यूम कर सकते हैं। यानी कि अब देखो मैंने कहा था ना, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो अपने आप में यही है कि लोकेट सेंटर मास, विच वी कैन ईजिली लोकेट बिकॉज द मास डेंसिटी इज वेरिंग लीनियरली। तो अगर मान लीजिए मेरी रॉड है और मैं यहाँ से x पर जा करके एक dx का एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, इस कॉर्नर से हम लोग सेंटर मास के डिस्टेंस निकालते हैं। सो आई वांट टू नो x सेंटर मास इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x dx इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l डिवाइड बाय, अच्छा लैम्डा नॉट x तो मास डेंसिटी है ना, और मेरे को और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। तो लैम्डा नॉट x इज लीनियर मास डेंसिटी इंटू dx किया तो मास आया इंटू x डिवाइड बाय इंटीग्रल 0 टू l लैम्डा नॉट x इंटू dx। सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सेंटर मास की जो लोकेशन आएगी वो आ जाएगी 12/3। इसका मतलब यहाँ से 12/3 डिस्टेंस पर इसका सेंटर मास लाई करता है। ठीक, अब देखो ये अपने आप में एक क्वेश्चन था जेई मेन के लिए, तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर हम मास कितना अज्यूम कर सकते हैं। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट मास, देन टोटल मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट x dx फ्रॉम 0 टू l। सो द टोटल मास विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया इसका टोटल मास। लैम्डा नॉट आपको पता है दे रखा है 100, और ये दे रखा है आपको l स्क्वायर की वैल्यू 0.09, सो दिस विल बी 4.5। डेटा दे रखा है तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं और इसकी वैल्यू को लिख लें। 100 इंटू 0.09 डिवाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 4.5 kg। इसका मतलब जो रॉड है ये 4.5 kg की रॉड है। सो हियर यू कैन अज्यूम mg टू बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। The value will be 4.5 into g which is 45। अब देखो पहला क्वेश्चन ये है, रेशियो ऑफ द वेव स्पीड इन द वायर 1 टू वायर 2। तो देखो वेव स्पीड जो है वो डिपेंड करती है टेंशन और म्यू पे। इसका मतलब वायर 1 और 2 में अगर मुझे वेव स्पीड का रेशियो चाहिए तो v1 डिवाइड बाई v2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 डिवाइड बाई μ1 डिवाइड बाई t2 डिवाइड बाई μ2। अब ये क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है और अपने दिल को मजबूत रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि बच्चे कई बार घबरा जाते हैं और पता नहीं क्या क्या पूछ रखा है, तो एडवांस में उनका गिव अप हो जाता है। लेकिन जेई मेन के लिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं दोनों के अंदर रेशियो निकालता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट
T1 इंटू म्यू टू डिवाइडेड बाई T2 इंटू म्यू वन। अब देखिए म्यू टू बाई म्यू वन तो मेरे पास है 9/2, लेकिन T1 बाई T2 कहाँ से लेकर के आऊँ? तो उसका जुगाड़ है मेरे पास। बिकॉज रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, सो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0। कैसे लिखें टॉर्क? T1 का टॉर्क होगा T1 मल्टीप्लाई बाय 12/3, और जो T2 का टॉर्क होगा दैट विल बी T2 मल्टीप्लाई बाय L/3। सो फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट T1 बाई T2 विच इज 1/2, सो इट विल बी अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने μ1 बाई μ2 की वैल्यू देखी थी, दैट इज 2/9, सो μ2 बाई μ1 इज 9 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 3/2। इसका मतलब इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इफ यू वांट टू नो द रेशियो ऑफ वेव स्पीड इन वायर 1 टू वायर 2, इट इज 3/2। नाउ ऑब्वियसली इफ ऑप्शन 1 is correct, option 2 is incorrect. Now coming to option number 3, second harmonic in wire 1 has the same frequency as third harmonic in wire 2। अब देखो बच्चों, इसमें सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहली बात तो ये वायर कौन सा है, दोनों सिरों से क्लैम्प्ड है या एक सिरे से क्लैम्प्ड है? तो ऊपर तो उसको टांगा हुआ है, नीचे रॉड है, इसका मतलब दोनों सिरों से क्लैम्प्ड है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी फर्स्ट वाले वायर की वो होगी V/12, और अगर सेकेंड हार्मोनिक की बात करें तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ V/12, और जो दूसरा वाला वायर है राइट वाला उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V2 डिवाइड बाई 12, और उसका जो थर्ड हार्मोनिक होगा दैट विल बी 3 टाइम्स V2 डिवाइड बाई 12। तो चेक करते हैं क्या दोनों बराबर हैं। 12 से 12 कट गया, क्या V1 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू 3/2 आई थी? हाँ, दिस इज करेक्ट। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है सी वाला ये भी करेक्ट है। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट डी, यू कह सकते हो आपका पूरा एक रिवीजन है कि जिन बच्चों को नहीं पता हार्मोनिक क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है, उन बच्चों के लिए एक रिवीजन जैसा है ये। अब देखिए बात चल रही है कि थर्ड ओवरटोन इन वायर 1 हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फिफ्थ। व्हाट इज थर्ड ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक, एंड थर्ड ओवरटोन इज सेवेंथ हार्मोनिक। तो 7 इंटू V1 डिवाइड बाई 12, ये हो गया बच्चों थर्ड ओवरटोन, इज हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फिफ्थ ओवरटोन इन वायर 2। फिफ्थ ओवरटोन का मतलब क्या है? फिफ्थ ओवरटोन का मतलब हो गया 11th हार्मोनिक, तो इट विल बी 11 टाइम्स V2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स L। ये बात चेक कर लेते हैं। थर्ड ओवरटोन इन वायर 1 हैज, अच्छा थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक, यहाँ पर गड़बड़ होगी, दोनों तरफ से क्लैम्प्ड है, तो थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक, सो 4 टाइम्स V1 डिवाइड बाई 12, और उसका कौन सा वाला ओवरटोन था? उसका था फिफ्थ ओवरटोन। फिफ्थ ओवरटोन इज सिक्स्थ हार्मोनिक, सो अगेन V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। जब रस्सी दोनों तरफ से क्लैम्प्ड होती है तो उसमें सारे के सारे हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड ओवरटोन का मतलब सेवेंथ हार्मोनिक नहीं होता, वो पहले मैंने गलत लिख दिया था। थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे ही फिफ्थ ओवरटोन का मतलब होता है सिक्स्थ हार्मोनिक। जब रस्सी एक तरफ से क्लैम्प्ड होती है और दूसरी तरफ से फ्री होती है तब थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है सेवेंथ हार्मोनिक, और फिफ्थ ओवरटोन का मतलब होता है 11th हार्मोनिक। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और एडवांस में जब इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं तो कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिकॉज आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें आपको निकालनी थी। सेंटर मास लोकेट करना था, उसके बाद वहाँ पे कितना वेट लग रहा है वो बताना था। हालांकि मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा बनाया जा सकता था जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती। तो बाई चांस ये जो मैंने 4.5 kg निकाला इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं काम आएगा, ये मेरे काम आया नहीं, बिकॉज वहाँ ज़्यादातर जगह पे रेशोज़ थे तो इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस एक कॉम्प्रेंशन हो जहाँ पे आपको T1 T2 की वैल्यूज़ निकालनी पड़े, तो T1 T2 की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। यू हैव टू अप्लाई 1 न्यूटन्स लॉ, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 45, एंड देन यू हैव द रेशो T1 डिवाइड बाई T2। यू कैन सॉल्व इट, और T1 T2 की वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके बच्चों, देन गुड लक, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।